नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा की मुलाकात। आतंकवाद सुरक्षा परिषद में सुधार समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई राष्ट्राध्यक्षों से भी बातचीत। सोमनाथ भारती के समर्पण की मियाद खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 7 बजे तक का वक्त। बढ़ सकती है भारतीय की मुश्किल। बिहार में दूसरे दौर के लिए नामांकन खत्म। निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। जीपीएस के जरिए होगी निगरानी। वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय। वित्त मंत्री ने कहा, बाजार में हेराफेरी पर लगाम लगाएं सेबी। बैंकों को पेशेवर बनाने पर जोर। और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो ने रचा इतिहास। पहले खगोलीय उपग्रह एस्ट्रोसैट समेत 7 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। दूरबीन के जरिए सुलझेंगे ब्रह्मांड के रहस्य। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने वाले हैं। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में होगी। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा का ये सबसे अहम कार्यक्रम है। 1 साल के अंदर दोनों नेताओं की तीसरी मुलाकात है। दोनों ही नेता सुरक्षा परिषद में सुधार, जलवायु परिवर्तन और दक्षिण एशिया में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलीबारी और आतंकियों की घुसपैठ पर भी इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अमेरिका से $2.5 अरब के रक्षा साजो सामान खरीदने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री शांति सेना पर होने वाले शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और इस मुलाकात पर क्या एजेंडा होगा, दोनों ही देश क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत BS प्रकाश साहब, स्वागत है आपका। काफ़ी अहम कही जा रही है मुलाकात, मैं कहूँ आपसे कुछ देर के बाद जो होने वाली है। आपकी नज़र में क्या बड़ा सबसे मैं कहूँ कि एजेंडा है जो दोनों के मैं कहूँ कि सेंट्रल पॉइंट पे होगा? इसमें 2 मुद्दे हैं, ये विभिन्न टाइप का मुद्दे हैं। एक तो ये मीटिंग यूएन में हो रहा है और आज यूएन में एक स्पेशल समिट जैसा हो रहा है जो ओबामा का इनिशिएटिव है। ये शांति सेना के बारे में, पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, इसके ऊपर ज़रूर बात होगा और इम्पोर्टेंट बात भी होगा क्योंकि भारत और अमेरिका का दृष्टिकोण थोड़ा अलग से है इसके ऊपर, मैं बताऊंगा उसके बारे में। दूसरा, हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है अमेरिका और भारत के संबंध, वो तो हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, हम जानते हैं। और ये 4-5 दिन में प्रधानमंत्री USA में इन्वेस्टर से और बिजनेस लीडर से और सिलिकॉन वैली में जो पर्सनालिटीज है वहाँ का, सबसे मिले हैं। तो उसके बारे में भी कुछ बातचीत हो सकता है क्योंकि ये बिजनेस तो अमेरिका में गवर्नमेंट नहीं करता है, बट ये तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विजिट था कई दृष्टिकोण से उसके ऊपर भी बात हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि साउथ एशिया के बात पे होगा, बट ये सब जो मैंने बताया ये महत्वपूर्ण बात है। और आपने एक बात जो कही, सबसे पहले मैं उसको समझना चाहूँगा कि पीस कीपिंग फोर्स को लेकर आपने कहा कि दोनों के नज़रिए में फ़र्क है, इसे लेकर बातचीत हो सकती है। किस तरीके का डिफरेंसेस दिखता है और इस पर क्या एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी ओबामा साहब की ओर से? नहीं, दुनिया में यूएन का हिस्ट्री में इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट पीस कीपर। अगर आप संख्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रमाण में हमने पीस कीपिंग में पहले से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा लोग सुप्रीम सैक्रिफाइस, उनका मृत्यु हो गया पीस कीपिंग में। बट हमारा दृष्टिकोण ये है कि यूएन में पीस कीपिंग का मतलब ये है कि दोनों राष्ट्र में एक पीस एग्रीमेंट आ गया है और वो पीस को हम कीप कर सकते हैं। उसको ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, 2 राष्ट्र के शांति समझौता हो गया है। उसके बाद में पीस कीपर्स का ये ट्रेडिशनल रोल है। आजकल क्या हो रहा है, जैसे वेस्ट एशिया में देखते हैं, मिडल ईस्ट में देखते हैं, अफ्रीका में देखते हैं, अमेरिका का नेसेसिटी ज़्यादा पीस एनफोर्समेंट, ये उसको फोर्स यूज़ करने का उसका नेसेसिटी पड़ रहा है। और अमेरिका को ये बर्डन शेयरिंग के लिए वो पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं।
वो यूरोपियन कंट्रीज़ को बोल रहे हैं, बाकी लोगों को बोल रहे हैं। इंडिया के साथ तो बहुत ही हमारे पास सब कुछ कैपेसिटी है, जैसे एयरलिफ्ट कैपेसिटी जो होता है या पीस बिल्डिंग कैपेसिटी है, स्पेशल इक्विपमेंट, ये सब है। बट बाकी जो राष्ट्र हैं पीस कीपिंग में, उनके पास इतना नहीं है। और अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में जहाँ भी डिफ़िकल्टी हो, इसमें इफ़ेक्टिव पीस कीपर्स आएँ। बट वो इसका देखने का दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न है। इसमें कोई झगड़े का बात नहीं है। बट आज का दिन ये जो शिशिर हो रहा है, ये समिट हो रहा है, इसमें दोनों लीडर्स शायद बातचीत करेंगे आपस में और इसके बारे में। इसके अलावा प्रकाश साहब, मैं कहूँ कि कई लोग या कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि यूएन में सदस्यता को लेकर या फिर विस्तार को लेकर इस मसले पर भी ओबामा साहब से मोदी साहब कुछ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय गवर्नमेंट ने जिस तरीके से डिफेंस डील को एक तरीके से उस पर मुहर लगा दी है, उसके बाद कुछ और नए, मैं कहूँ कि नए एक जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र की बात हुई थी, मेक इन इंडिया में उसके ज़रिए लाने की बात हुई, और कुछ चर्चा के आसार। ऐसा है कि प्रधानमंत्री का विजिट अब तक बहुत इंटेंसिव रह चुकी है और बहुत एक्सटेंसिव भी है। इसमें सब चीज़ स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, ये तो ओबामा के साथ बात करेंगे। बट बाकी जो बायलैटरल रिलेशंस का इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, जैसे डिफेंस हो, ये पहले विदेश मंत्री और जॉन केरी से बात हुई थी, समझौता भी हुई थी, उसमें ये सब चीज़ आते हैं। और अगर निवेश का बात करते हैं, वाणिज्य का बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत चीज़ है। और आज तो जब दोनों लीडर्स मिलते हैं, कितना उनके पास टाइम मिलेगा, द टू यूएन्स एजेंडा व्हेन इट इज़ सो हैवी, ये बोलना मुश्किल है। तो मुझे लगता है, बेस्ड ऑन वंस डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस, कि पूरा जो विज़िट हुआ है उसके बारे में ओबामा के लिए कुतूहल होगा। वो जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या उम्मीद है। और मेरे दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा विज़िट हुआ है, बहुत कुछ ऑलरेडी उपलब्ध हुआ है। तो उसके बारे में शायद मोदी जी उनको बताएंगे। और अगले स्टेप्स, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, वो जो क्लाइमेट चेंज का ये मीटिंग हो रहा है पेरिस में, जैसे आपने जिक्र किया था इंट्रोडक्शन में, इसमें पहले काफ़ी विभिन्न विचार था हमारा। बट अब लग रहा है कि दोनों साइड्स का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। ये दो पहले जो 3 विजिट्स हुआ था, उससे ये 3rd विजिट है। सो उसके बारे में, ये तो दिसंबर में होने वाला है और प्रधानमंत्री जी और ओबामा दोबारा पेरिस में मीट करेंगे और दोनों बहुत मुख्य राष्ट्र है, से उसके ऊपर भी ज़रूर बात होगा। और एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से मैं कहूँ कि 2 बड़ी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की उम्मीद दिख रही है जो आपके नज़रिए से, पीस कीपिंग फोर्सेस को लेकर जो नज़रिया है और दूसरा क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्या इस जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में मोदी साहब ने आतंकवाद को लेकर गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच की जो एक आलोचना उन्होंने की है, आपको लगता है कि इस मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा कहीं न कहीं आ सकता है, या फिर शायद वो अभी फ़िलहाल हाशिए पर हो? नहीं, आतंकवाद मुद्दा ये तो आएगा, बट इसमें हम कई बार बात हो चुका है। और इसमें वेरी ऑनेस्टली नया चीज़ क्या है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान का क्या विचार है, क्या आचार है, अमेरिका को पता है। फिर भी पाकिस्तान के साथ संबंध रखना, उनको थोड़ा उनका समझाना उनको अनिवार्य है, क्योंकि अफगानिस्तान के कारण से, कई उनका बायलैटरल कारण से। अमेरिका का दृष्टि आजकल ये आईसिस के ऊपर ज़्यादा है। आईसिस से बहुत लोग चिंतित है, उसमें हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं और इन्वॉल्व इन एन एक्टिव सेंस हम नहीं होना चाहिए। और कल यूएन में टेररिज्म के बारे में एक शिखर सम्मेलन है, तो उसके आएगा। बट इन स्पेसिफिक टर्म्स, इन सब्सटैंटिव टर्म्स जो आगे चल सकता है, इसमें 2-3 विषय हम बात किए हैं अभी। जी, चलिए प्रकाश साहब, नज़र रखेंगे कि किन मुद्दों पर चर्चा होती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है।
नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछली सरकार और नेताओं को लेकर दिए गए विदेश में बयान की निंदा की है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी देश का अपमान है। वहीं दूसरे दलों ने भी बयान की आलोचना की। हमारे देश में राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में दिए इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने फिर वही बात कही जो पहले कहते रहे कि मुझसे पहले केवल इस देश में भ्रष्टाचार था। लौटकर ये सूची जारी करें तो शायद देश उसको पढ़ पाएगा और आपसे कुछ प्रश्न कर पाएगा। प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर के अपने देश की विपक्षी पार्टी के नेताओं के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सरकार और बीजेपी ने प्रधानमंत्री का बचाव किया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया। If he takes the name of a party or a person, then one need to react or respond. The Prime Minister has not taken any name. Why Congress is getting unnecessarily disturbed and perturbed? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं के दौरान दिए बयानों के कारण विवादों में आ जाते हैं। जर्मनी यात्रा के दौरान उनकी टिप्पणी पर राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने कोयला आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर बुलाने का विरोध किया है। आरोपी मधु कोड़ा ने मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर बुलाने के लिए याचिका दी थी। सीबीआई ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री ने जिंदल समूह की कंपनियों को कॉल ब्लॉक आवंटन के लिए पैरवी की है। जांच एजेंसी ने कहा कि गहराई से तहकीकात करने के बाद मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर बुलाने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट अब 16 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उनके सरेंडर करने पर 1 अक्टूबर को याचिका की तारीख दी है। सोमनाथ भारती दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोमनाथ भारती को पहले पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों से उनकी याचिका खारिज होने के बाद उन्हें जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम केस को इन्वेस्टिगेट मेरिट पे करते हैं। सोमनाथ भारती के वकील ने दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें अरविंद केजरीवाल पर उनका साथ न देने का आरोप लगाया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। ये चर्चा अब यहाँ से आगे बढ़ चुकी है कि मोदी जी की पुलिस उनके इशारे पर आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती है। इससे आगे चर्चा बढ़ चुकी है। बड़ी बात यह है कि इस तरह की कोई चिट्ठी हमें रिसीव नहीं हुई है। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा और हत्या करने का केस दर्ज कराया है। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब बात बिहार चुनाव की।
दूसरे दौर के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। नाम वापसी की आखिरी तारीख कल है और 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिया सकते हैं। इस दौर में 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में वोटिंग होनी है। 1 अक्टूबर को तीसरे दौर के लिए मतदान के लिए अधिसूचना जारी होगी। बिहार चुनाव से पहले 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की। उनकी सभी समस्याओं पर जरूरी कदम उठाने का उन्हें भरोसा दिया। यही नहीं, उन्होंने राज्य पुलिस, नोडल अधिकारियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अफसरों से भी मुलाकात की। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा भी दिया। बिहार में चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा वोटर हिस्सा ले, किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात सामने न आए और धन बल पर पूरी तरह से लगाम हो। इन तमाम इंतजामों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम ने बिहार का 2 दिन का दौरा किया। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात भी की। आयोग की माने तो पार्टियों के तमाम सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने हमसे ये भी अनुरोध किया है कि उनको चुनाव सामग्री इत्यादि ले जाने के लिए अतिरिक्त वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए और जिसके ऊपर आयोग विचार कर रहे हैं और 1 रोज में उसके ऊपर हम उचित निर्देश जारी कर देंगे। आयोग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अहम मुद्दों पर जोर दिया। कुछ नई सुविधाओं का ऐलान भी किया गया। मसलन राजनीतिक पार्टियों के लिए सुविधा सिस्टम बनाया गया है, जिसमें वो अपनी रैलियों और प्रचार के लिए पहले से गुजारिश कर सकते हैं। जनता के लिए समाधान सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसमें शिकायतें की जा सकती हैं। सभी वोटर्स को चुनाव से 5 दिन पहले वोट डालने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें फोटो के साथ वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। हर विधानसभा सीट के लिए 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ साथ चुनाव निष्पक्ष हो, किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे राज्य में 62 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पे धन के दुरुपयोग की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उसके ऊपर हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलेंस टीम की विशेष निगरानी रहेगी। नक्सली प्रभावित इलाकों में भी चुनाव आयोग ने सख्त इंतजामों की बात कही है। उन्होंने राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ साथ चुनाव के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सेबी से बाजार में हेराफेरी रोकने पर लगाम लगाने को कहा है। वित्त मंत्री मुंबई में वायदा बाजार आयोग यानी कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और सेबी के विलय के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त के साथ सेबी की भूमिका भी बदल रही है। मुंबई में वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय हुआ। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि विलय से शेयर और कमोडिटी बाजार के नियमों में एक रूपता आएगी। उन्होंने नई जिम्मेदारी को सेबी के लिए चुनौती बताया। The market participants and the regulators have to brace themselves to face the challenges thrown up by the global developments of ever-growing exchanges and the integration of markets. The merger would bring convergence of regulations of the security market and the commodity derivative market. वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी को बाजार में हेरफेर रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए पारदर्शिता को जरूरी बताया। Farmers, producers, consumers need to have confidence that derivatives markets are free from manipulation and other market abuses. I am sure that SEBI would be successfully able to handle the additional responsibility entrusted. वित्त मंत्री ने इंडियन बैंक एसोसिएशन की आम सभा में बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी घटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों को आजादी मिलनी चाहिए ताकि वो पेशेवर तरीके से फैसले कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरबीआई कल कर्जदारों को खुशखबरी दे सकता है। माना जा रहा है कि कल होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरें 4.25% कम हो सकती हैं। सरकार और उद्योग जगत लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। थोक महंगाई दर पिछले 10 महीने से नेगेटिव है। वहीं खुदरा महंगाई दर अगस्त में गिरकर 3.66% पर आ गई।
पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कैबिनेट दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। ये दस्तावेज 1938 से 1947 के बीच के हैं। इस दौरान 401 बार कैबिनेट की बैठकें हुई। इनकी सीडी भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करना बेहद जरूरी था। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक की थीं। इसरो ने आज अंतरिक्ष विज्ञान में एक और कामयाबी हासिल की। श्रीहरिकोटा से इसरो ने एस्ट्रोसैट समेत 7 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। एस्ट्रोसैट की मदद से ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही अमेरिका के उपग्रह का भारत से व्यावसायिक प्रक्षेपण शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 2 1 0 +1 +2 PSLV C-30 के जरिए आसमान को चीरकर तेजी से आगे बढ़ता ये है देश का पहला एस्ट्रोसैट उपग्रह। एस्ट्रोसैट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के साथ इसरो ने सोमवार को अंतरिक्ष विज्ञान में एक और मील का पत्थर स्थापित कर दिया। खगोल मिशन से जुड़े उपग्रह एस्ट्रोसैट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। प्रक्षेपण के करीब 25 मिनट के भीतर यह अपनी कक्षा में पहुंच गया। Just now we completed the PSLV C-30 astrosat mission and everything went on well with the mission, and we are used the extended version of PSLV vehicle we call as PSLV XL vehicle for this mission, and the performance of the vehicle has been excellent. PSLV C-30 1513 किलोग्राम वजनी एस्ट्रोसैट के अलावा अमेरिका के 4 और इंडोनेशिया और कनाडा के एक उपग्रह को ले गया है। एस्ट्रोसैट को पृथ्वी से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो और दूसरे अनुसंधान संस्थानों की मदद से इसके अत्याधुनिक पेलोड्स को विकसित किया गया है। इसमें 4 एक्सरे पेलोड्स के अलावा एक दूरबीन भी लगाई गई है, जिससे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत अंतरिक्ष में दूरबीन लगाने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया है। इसमें एक ही उपग्रह में अलग अलग वेवलेंथ में ऑब्जर्व करने वाला क्षमता जो रखा हुआ है, ये पहला सैटेलाइट है। एक्सरे से फार यूवी तक जो है, ये पहला उपग्रह है, तो ये इसका खासियत है। इसरो अब तक 51 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर चुका है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा और ब्रिटेन समेत 20 देशों के उपग्रह शामिल हैं। चंद्रयान 1 और मंगलयान की सफलता के बाद एस्ट्रोसैट देश का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मिशन है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय में आज हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें सफल होने वाले प्रतिभागियों को राज्यसभा महासचिव ने सम्मानित किया। जहाँ तक पखवाड़े का सवाल है, हम सब कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से, और हर साल मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादातर सुझाव नहीं आते हैं, और इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है संयुक्त सचिव जी से कि हम लोग एक थोड़ा स्टैटिस्टिकल डिटेल बनाएं। और एक नज़र देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर, लेकिन संक्षेप में। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के धुबरी जिले के चलीभुई में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 उग्रवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। सेबी ने शारदा रियल्टी की 134 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। सेबी ने यह कदम निवेशकों की जमा रकम वापस करने के लिए उठाया है। कंपनी पर 774 करोड़ रुपए बकाया हैं। कंपनी पर गैर कानूनी तरीके से रकम जुटाने का आरोप है। गांधी जयंती के मौके पर सरकार कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा करेगी। ये जानकारी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आज 3 दिन बाद फिर से इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बहाल कर दी गई। ईद उल जुहा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी के डर से राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी। गोवा पुलिस ने आज लुइस बर्जर रिश्वत मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री चर्चिल अलीमाओ का नाम भी शामिल है।
वहीं कांग्रेस विधायक और तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को बतौर संदिग्ध शामिल किया गया है। सऊदी अरब के मीना में भगदड़ में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भगदड़ में मरने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की तादाद बढ़कर 36 हो गई है। वहीं इस भगदड़ में अब तक 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत हो चुकी है। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम और उनकी पत्नी एक स्पीड बोट में हुए हादसे में बाल बाल बचे। सालाना हज यात्रा के लिए सऊदी अरब का अपना दौरा खत्म होने के बाद वो स्पीड बोट से आ रहे थे। चीन में सुपर टाइफून तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सुपर सोमवार शाम को दक्षिण चीन के ताइवान शहर में पहुंचेगा। आज भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्मदिन है। ये उनका 86वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।